कौर वो विशाल कहाँ, वो शबो रोज़ो महुसाल कहाँ। थी वो एक शख्स के तस्वुर से, थी वो एक शख्स के तस्वुर से। अब वो राना ये ख्याल कहाँ, वो शबो रोज़ो महुसाल कहाँ। ऐसा आसान नहीं लहू रोना, ऐसा आसान नहीं लहू रोना। दिल में ताकत जिगर में हाल कहाँ, वो शबो रोज़ो महुसाल कहाँ। फिक्रे दुनिया में से खपाता हूँ, फिक्रे दुनिया में से खपाता हूँ। मैं कहाँ और ये वबाल कहाँ, वो शबो रोज़ो महुसाल कहाँ, वो फिराक और वो विशाल कहाँ, वो शबो रोज़ो महुसाल कहाँ। Thank you everybody for being here to celebrate Mirza Ghalib.
I just created few lines, made few lines, so just wanted to say out. Ji. Before we begin tonight, I would like to thank you to the Indian High Commission and the Nehru Center for honoring my thoughts and feelings and for granting the privilege to pay tribute to Mirza Ghalib. It is quite heartwarming to see us all together to celebrate here tonight to pay tribute to Mirza Ghalib. We welcome you all to join the echoes from Ballimara and beyond. Echoes beyond Ballimara एक कोशिश है आप सबको एक एहसास को रूबरू करवाने की उन गलियों के साथ जो आज भी गालिब का पता बता रही हैं। बल्लीमारा से होके कासिम जान तक उनकी हवेली जाना एक स्पिरिचुअल जर्नी से कम नहीं है। उस स्पिरिचुअल भाव का परिणाम आज के ये पल हैं। Just pen down few lines in the feeling of Ballimara. So, Ballimara to Ghalib, मेरी नज़र से। मचलती रही तेरे कदमों के आहट के लिए, गूंजते रहे तेरे अशायर गलियों दर दीवार। ये हाले बयां किया बल्लीमारा ने हमें, ये दर्द बयां किया उस हर कूचे ने हमें। खुल गई बंद हवेली के दरवाजे, अब ताकने लगे हैं पिंजरे के लोग। कैद करके सब खुशबुए एहसास असद का, मान लो अब रिहा हुए पिंजरे के लोग। ये पेचीदा इश्क जिक्र किया बल्लीमारा ने हमें, ये दर्द बयां किया उस हर कूचे ने हमें। Thank you once again to welcome you all. And it is quite honor for us. We have Tejinder Sharma ji with us, who is hosting the program, who's kindly agreed to, welcome you all and to help us here to take the program forward. So just few lines for Sir. Tejinder Sharma has been synonymous with Hindi literature in Britain for the past 25 years. He is the world's only Hindi literary figure honored with an MBE at Buckingham Palace by Queen of Britain. Tejinder Sharma ji's popular weekly editorials and published books have earned him global recognition with prestigious honors and awards. He is also known for organizing conferences worldwide and actively participating in events with the Indian High Commission and the Nehru Center. Thank you, sir. Thank you. We welcome you all. Thank you. आपका एक बार फिर से स्वागत है। नेहरू सेंटर, इंडियन हाई कमीशन इस शाम के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया करता है कि जब तक आप नहीं तो कोई शाम नहीं। आपकी उपस्थिति ही इस शाम को मायने देती है, अर्थ देती है। दोस्तों, आपके सामने आप देखा आपने किस तरह से सारंगी बज रही थी, सितार, तबला। तो ज़रूरी है कि आपको बताया जाए कि वो कौन से हाथ हैं जो इन सब साज़ों को बजा रहे हैं। तो सबसे पहले हमारे साथ उस्ताद सुरजीत सिंह जी हैं जो सारंगी पर आपको दिखाई दे रहे हैं। ये पूरी दुनिया में एक सारंगी वादक के रूप में मशहूर हैं। इनकी ट्रेनिंग की शुरुआत उस्ताद गुरदेव सिंह और उस्ताद हरभजन सिंह के साथ शुरू हुई। भारतीय शास्त्रीय संगीत के साथ नामधारी गुरु जगजीत सिंह के जरिए जुड़े। फिर उन्होंने 15 साल पंडित राम नारायण के शिष्य बनकर अपनी ट्रेनिंग पूरी की। वर्तमान में वो दिलरुबा, एसराज, ताऊस और सारंगी का प्रशिक्षण पूरी दुनिया में अपने शागिर्दों को दे रहे हैं। वैसे आजकल लंदन में रहते हैं। तो मैं चाहूँगा कि किया और देव फूलों से, गुलदस्ते से सुरजीत सिंह जी का स्वागत करें। देव, आप उठ जाइए। Can you please?
देव आज ही कनाडा से आया है अपनी मम्मी के साथ। इसकी मम्मी पूजा की बड़ी बहन है और किया पूजा की अपनी बेटी है। तो दोनों बच्चे मिलके सभी संगीतकारों का स्वागत करेंगे फूलों से। दोस्तों, सितार पर आपको दिखाई दे रहे हैं महबूब नदीम साहब। महबूब नदीम साहब प्रसिद्ध आगरा घराने की विरासत अपने साथ रखते हैं। उनकी दीक्षा उनके दादाजी उस्ताद विलायत हुसैन खान प्राणपिया और गायन सम्राट उस्ताद अजमत हुसैन खान दिलरंग के साथ हुई। उनकी कला को निखार मिला पंडित अरविंद पारिख के मार्गदर्शन में। अरविंद पारिख ब्रिटेन के सर्वोत्तम सितार वादकों में से एक हैं। तो मैं किया और देव से गुजारिश करूंगा कि वो महबूब नदीम साहब का फूलों से स्वागत करें। मुझे लगता है कि इन बच्चों को हिंदी आती नहीं है। मैं हिंदी में बुला रहा हूं तो उनको आने में मुश्किल हो रही है, तो मैं अब अंग्रेजी बुलाऊंगा। अब बारी आती है उस इंसान की जो एक ही हाथ से बहुत सारी चीजें एक ही जगह से बजाता रहता है, जिसे हम लोग कीबोर्ड कहते हैं, और उनका नाम है कार्तिक। कार्तिक लंदन में रहते हैं और एक कीबोर्ड वादक और संगीतज्ञ होने के साथ साथ गजल गायन से भी जुड़े हैं। आपका रिश्ता प्रसिद्ध उदास परिवार से भी है, तो इनका पूरा नाम कार्तिक उदास है। कार्तिक अपने कीबोर्ड वादन में जो माधुर्य लाते हैं वो उनकी संगीत शैली की गहरी समझ और प्रेम से उत्पन्न होती है। आप देख सकते हैं उनके चेहरे से प्रेम झलक रहा है। तो आई रिक्वेस्ट देव एंड किया टू प्लीज ब्रिंग सम फ्लावर्स फॉर कार्तिक उदास। थोड़ा आगे जाओ बेटा, just go a little front so that they can take a picture for you. Yeah, go next to him. Yeah. दोस्तों, कुछ लोग ऐसे होते हैं, there are some artists who give us hope that everything is not lost. And when you have a young boy sitting on tabla, you realize that we still have youngsters who have interest in music and musical instruments. So I would like to welcome Suneet Chandarna इस छोटी उम्र में इन्हें इस साज से प्यार हुआ और ये उस्ताद संजू सहाय के मार्गदर्शन और प्रेरणा में इन्होंने तबला सीखा। और सुनीत ने तबला वादन में दक्षता हासिल कर दी है और उसके साथ ही हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में भी इनको महारत हासिल है। अगर इस छोटी उम्र में ये हाल है तो मुझे लगता है कि जाकिर हुसैन साहब ज़रूर हैरान हो रहे होंगे कि कहाँ से कौन आने वाला है। दोस्तों, साज बजते हैं मगर मिर्ज़ा गालिब को हमारे बीच लाने का काम पूजा भनोट ने खुद संभाला है। वो एक युवा संगीत प्रेमी है जो महान गीतों, अर्थपूर्ण गानों की सुंदरता को गहराई तक महसूस करती है। वो जब गाती हैं तो उन्हें उन शब्दों के अर्थ मालूम होते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि हम उर्दू की नज़में, गज़लें, कव्वालियाँ सुनते हैं, हमें अर्थ मालूम नहीं होते पर अच्छे लग रहे होते हैं। उन शब्दों के अंदर कुछ ऐसा संगीत होता है, उनमें कुछ ऐसी बनावट होती है कि हम उनसे जुड़ते चले जाते हैं। मगर पूजा उन शब्दों को समझती हैं और समझ के गाती हैं। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की दुनिया में उनकी यात्रा दिल्ली विश्वविद्यालय के दौरान शुरू हुई थी, जहां उन्हें इसकी समृद्ध परंपराओं और सुरों का सामर्थ्य महसूस हुआ। गायन उन्हें हमेशा एक दिव्य उपहार के रूप में महसूस होता है, एज ए डिवाइन गिफ्ट फ्रॉम गॉड। दैट्स व्हाट शी फील्स एंड शी इज कंटिन्यूअसली इंप्रूविंग अपॉन हरसेल्फ। आज वो मिर्जा गालिब की गजलों को, नज़मों को हमारे सामने रखेंगी और
खासियत ये है कि कुछ गज़लें ऐसी हैं, कुछ रचनाएं ऐसी हैं जो बहुत कम सुनी गई हैं, और कुछ ऐसी हैं जो हमने सुरैया, सहगल, तलत महमूद, जगजीत सिंह और बहुत सारे पाकिस्तानी सिंगर से भी सुनी हैं। तो मैं चाहूँगा कि नाउ वी वेलकम पूजा भनोट। Ladies and gentlemen, we have with us Nandita Sahu, the Hindi and Culture Officer in the High Commission of India. So I would request Kia and Dev to please come and welcome Nandita ji. She is sitting in the first row here. क्या क्या And ladies and gentlemen, we have as the chief guest for the evening Councillor Zakia Zubairi. She is councillor in Barnet and she has been a councillor for 6 terms. The first Muslim lady to be a councillor in Barnet. So she is here to grace the occasion today. I would request Kiara, Dev and please Amen. आ जाओ, आप भी आ जाओ। Wanted Manav to, welcome you also. So I'm not very good at, all this. Sorry. So Manav, could you please? My husband Manav is going to, welcome Tejendra uncle ji. मेरा जो वेलकम है बिना किसी तारीफ के। दोस्तों, हर बड़े शायर की एक खासियत होती है कि वो जो कुछ शेर लिख देते हैं वो हमारी जिंदगी के इडियम्स बन जाते हैं, हम उन्हें जिंदगी के अंदर इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, जैसे कहावत बन जाती है। अगर कोई आपसे कहे कि उनके देखे से जो आ जाती है मुंह पर रौनक, वो समझते हैं कि बीमार का हाल अच्छा है, तो ये लगता है कि जैसे हम में से किसी ने लिखा है। इतना ज्यादा ये हमारा अपना है शेर जो है। और इसी गजल में गालिब एक ऐसी बात कहते हैं जो गालिब को अपने जमाने के हर शायर से अलग करता है। गालिब से किसी ने पूछा था कि क्या आप मुसलमान हैं, तो उन्होंने कहा जी आधा हूं, शराब पीता हूं, सुअर नहीं खाता हूं। तो जब उन्होंने ये कहा तभी उन्होंने उन दिनों में एक शेर लिखा, हमको मालूम है जन्नत की हकीकत लेकिन दिल के खुश रखने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। तो वो जन्नत को एक ख्याल से ज्यादा नहीं मानते थे। तो अब आपके सामने जो गजल हम पेश करने जा रहे हैं, जो पूजा गाएंगी, वो यही है कि उनके आ जाने से आ जाती है मुंह पर रौनक, तो वो समझते हैं कि बीमार का हाल अच्छा है। उनके देखे से जो आ जाती है मुँह पर रौनक, वो समझते हैं कि
अच्छा है। देखिए पाते हैं पोशाक बूतों से क्या फैल। देखिए पाते हैं पोशाक बूतों से क्या फैल। एक बरहामन ने कहा है कि ये साल अच्छा है। और बाजार से ले आए अगर टूट गया। और बाजार से ले आए अगर टूट गया। और बाजार से ले आए अगर टूट गया। सागरे जम से मेरा जाम सिफार अच्छा है। सागरे जम से मेरा जाम सिफार अच्छा है। हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल के खुश रखने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। दिल के खुश रखने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। दिल के खुश रखने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। दोस्तों, आज मेरी बात हो रही थी डॉक्टर निखिल कौशिक से वेल्स में। वो बल्ली मारान में ही रहा करते थे, उनका बचपन वहां बीता। बल्ली मारान उस जमाने का आप समझ सकते हैं जैसे सेंट्रल लंदन है यहाँ। तो एक तो किला था और किले के बाहर चांदनी चौक था। तो बल्ली मारान से किले तक पैदल जाया जा सकता था, इतनी ही दूरी थी। मगर जाया नहीं जाता था। जो बड़े लोग थे वो पालकी में जाते थे, या हाथी पे बैठ के या घोड़े पे बैठ के। तो निखिल कौशिक बता रहे थे कि हमें बचपन में पता ही नहीं था कि गालिब कौन है। हम तो वहां घूमते फिरते थे, बच्चों की तरह खेलते थे। अब जब वापस जाते हैं तो पता लगता है कि गालिब यहां रहते थे,
तो अब हम उस इलाके को अलग निगाह से देखते हैं। अब हमारे लिए बल्ली मारान अचानक बदल गया है। वैसे आपको बता दें कि मिर्जा गालिब का असली नाम मिर्जा असदुल्ला खान था। वो मुगल काल के अंतिम चरण के मशहूर शायर थे। जब बहादुर शाह जफर हिंदुस्तान के बादशाह थे, जो खुद भी एक शायर थे, और उनके गुरु मिर्जा गालिब थे, उनको सिखाया करते थे फारसी की शायरी और उर्दू की शायरी। तो ये मिर्जा गालिब को काम मिला हुआ था। मिर्जा गालिब का जन्म आगरा के काला महल में 27 दिसंबर 1797 को हुआ था और वो तुर्कों के वंशज थे। गालिब के दादा भारत के आगरा शहर में आकर बस गए। गालिब के पिता का नाम मिर्जा अब्दुल्ला खान और माता का नाम इज्जत उनीसा बेगम था और उनकी माँ कश्मीरी मूल की थी। तो आज जब हम जैसे जैसे गालिब की कुछ गजलें, कुछ नगमे सुनते जाएंगे, वैसे वैसे मैं आपको गालिब के बारे में कुछ छोटी छोटी बातें बताता चलूंगा। तो आपको हर गजल उनके किसी न किसी कैरेक्टर से मिलती जुलती लगेगी कि हाँ, ये ऐसी बातें यही इंसान लिख सकता था जिसका इस तरह का ब्रॉटअप था। तो गालिब कहते हैं कि निकलना खुल्द से आदम का सुनते आए हैं, लेकिन बहुत बेआबरू होकर जैसे हम निकले। दरअसल गालिब पर दो बहुत महत्वपूर्ण फिल्म्स बनी हैं इंडिया में। पहली फिल्म बनाई थी सोहराब मोदी ने, जिसमें भारत भूषण और सुरैया थे। इन दैट मूवी तलत महमूद एंड सुरैया वर द सिंगर्स, और वो गाने आज तक सबको याद है जो भी गालिब में थोड़ा भी इंटरेस्ट रखते हैं। फिर गुलजार साहब ने जो गालिब सीरियल बनाया, उसमें नसीरुद्दीन शाह थे और उसमें गालिब की गजलों को आवाज दी थी जगजीत सिंह ने। लेकिन एक गजल जो गालिब ने अपने बारे में लिखी थी कि हैं और भी दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे, कहते हैं कि गालिब का है अंदाज़े बयां और। तो ये हमारा पंजाब का एक लड़का था राठौड़, सीरियल में उसने गाई थी और फिल्म में मोहम्मद रफ़ी साहब ने गाई थी। लेकिन दोनों जगह ये गजल जो है, ये जो नगमा है, ये एक फकीर गाता है। तो ये सोचा गया कि गालिब के बारे में एक आम आदमी फकीर क्या सोचता है, वो इस गजल में पता चलता है। तो अब हम आपको जो सुनवाने जा रहे हैं गजल, वही है कि हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमा लेकिन फिर भी कम निकले।
निकले मेरे अरमान, लेकिन फिर भी कम निकले। डरे क्यों मेरा कातिल, क्या रहेगा उसकी गर्दन पर। डरे क्यों मेरा कातिल, क्या रहेगा उसकी गर्दन पर। वो खून जो चश्मे तर से उम्र भरी यूं दम बदम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान, लेकिन फिर भी कम निकले। कहाँ मैं खाने का दरवाज़ा गालिब, और कहाँ वाइज़। कहाँ मैं खाने का दरवाज़ा गालिब, और कहाँ वाइज़। पर इतना जानते हैं कल जाता था कि हम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान, लेकिन फिर भी कम निकले। ख्वाहिशें ऐसी, हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान, लेकिन फिर भी कम निकले। दोस्तों, गालिब अभी 5 साल के ही थे कि उनके वालिद का इंतकाल हो गया। उनके पिताजी की मृत्यु हो गई। उसके बाद उनके चाचा नसरुल्लाह बेग ने गालिब की देखभाल की जिम्मेदारी ली। लेकिन बदकिस्मती देखिए कि 4 साल के बाद चाचा की भी मौत हो गई। उसके बाद बड़ी मुश्किलों से उन्होंने अपनी जिंदगी की शुरुआत की। गालिब को फॉर्मल एजुकेशन कभी नहीं मिली। वो किसी मदरसे या किसी स्कूल या किसी कॉलेज में नहीं गए। गालिब की शादी दिल्ली के एक अमीर खानदान की लड़की से हुई, लेकिन उसके बावजूद वो जिंदगी भर फकीर ही रहे। अमीरी उनके पास से गुजर जाती है। गालिब के साथ मेरा एक छोटा सा रिश्ता है। मैं जिस कॉलेज में पढ़ता था, जहां से मैंने बीए ऑनर्स किया, उसका नाम दिल्ली कॉलेज है। और ये पुरानी दिल्ली के अजमेरी गेट में मुगलों की एक पुरानी बिल्डिंग में हुआ करता था। तो गालिब साहब की माली हालत बड़ी खराब थी।
तो बादशाह ने हमारे स्कूल के प्रिंसिपल जो उस टाइम अंग्रेज थे, उनको एक रुक्का लिखा कि गालिब को फारसी और उर्दू पढ़ाने के लिए नौकरी दी जाए दिल्ली कॉलेज में। अब सोचिए, एक आदमी है जिसने स्कूल कॉलेज की पढ़ाई नहीं की, मगर वो दिल्ली कॉलेज में, जो कि उस समय का सबसे प्राइम कॉलेज था दिल्ली का, वहां उसे नौकरी मिल रही है फारसी और उर्दू पढ़ाने की। अब पहला दिन था तो मिर्जा साहब को कॉलेज जाना था, तो हाथी सजवाया गया। हाथी पर मिर्जा साहब बैठे और दिल्ली कॉलेज के गेट पे जाके हाथी खड़ा हो गया। ये सब मेरे कॉलेज की हिस्ट्री में लिखा हुआ है। तो मिर्जा साहब हैरान कि उनको रिसीव करने के लिए कोई पहुंचा ही नहीं। तो उन्होंने संदेश भेजा प्रिंसिपल को कि उनसे कहिए कि मिर्जा साहब आए। प्रिंसिपल उस समय एक मीटिंग में बिजी थे, कुछ बातचीत चल रही थी, तो उन्होंने बंदे से कहा कि मिर्जा साहब से कहिए स्टाफ रूम में बैठे हैं, मैं थोड़ी देर में उनसे मिलता हूं। अब मिर्जा साहब के आत्मसम्मान को बड़ी ठेस पहुंची कि पहला दिन मेरा कॉलेज में है और कॉलेज का प्रिंसिपल मुझे इस काबिल नहीं समझता कि वो मुझे यहां रिसीव करने के लिए आए। तो मिर्जा साहब ने हाथी मोड़ा और घर वापस चले गए। तो हमारा कॉलेज एक ग्रेट टीचर से मरहूम रह गया, वरना ये हिस्ट्री होती कि मिर्जा गालिब हमारे कॉलेज में पढ़ाया करते थे। जी कहाँ सिद्दके आते आते खतिक और लिख रखूं, मैं जानता हूँ जो वो लिखेंगे जवाब में। कब से हूँ क्या बताऊं जहाने खराब में, कब से हूँ क्या बताऊं जहाने खराब में। शब हाय हिजर को भी रखूं गए हिसाब
रे बुस पे क्या चले बदगुमाह दोस्त से दुश्मन के बाब में क्यों बदगुमाह दोस्त से दुश्मन के बाब में गालिब छूटी शराब पर अभी कभी कभी गालिब छूटी शराब पर अभी कभी कभी पीता हूँ रोज अब्रुशबे माहताब में पीता हूँ रोज अब्रुशबे माहताब में कब से हूँ क्या बताऊँ जहाने खराब में शब हाय हिजर को भी रखूँगे हिसाब में दोस्तों, आपने अभी सुना कि गालिब छुटी शराब पर अब भी कभी कभी पीता हूँ रोज अब्र और शबे महताब में। हमारे हिंदी के राइटर्स ने भी गालिब के शेरों में से चंद लफ्ज लेकर अपनी किताबों को शीर्षक दिए हैं। रविंद्र कालिया एक बहुत अच्छे कहानीकार, उपन्यासकार हुए हैं। उनकी जीवनी का शीर्षक है गालिब छुटी शराब। तो हर बड़ा शायर कुछ इस तरह से लिख जाता है जो आने वाली नस्लें अपनी जिंदगी पर उन शब्दों को, उन पंक्तियों को लगाकर अपने आप को देखते हैं। गालिब को हम उर्दू और फारसी का सबसे बड़ा शायर मानते हैं। दरअसल गालिब की उर्दू शायरी केवल 10% है। उनका बाकी 90% जो लेखन है वो फारसी में है। और उनको ये गलत फहमी थी कि उन्हें फारसी की गजलों और नज्मों के लिए जाना जाएगा। ये उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि जो उस जमाने की दूसरे दर्जे की भाषा मानी जाती थी, उर्दू, क्योंकि उर्दू तो लश्कर की जबान थी, मगर उसमें जो शायरी उन्होंने की वो आम आदमी तक पहुंची और आज वही उनको जिंदा रखे हुए हैं। आप सोचिए, अगर उन्होंने बाकी की 90% भी उर्दू में लिखी होती तो हमारे पास कितनी बड़ी विरासत, कितना बड़ा खजाना होता। अगर 10% को गा गा के, सुना सुना के, पढ़ पढ़ के हम लोग इतने एनरिच्ड फील करते हैं, तो केवल सोचा जा सकता है कि वो बाकी का 90% अगर हमारे पास होता तो हम क्या होते। दोस्तों, पहले, गालिब से पहले गजलें ज्यादातर लिमेंट होती थी कि प्रेमी प्रेमिका को शिकायत कर रहा है। गजल का फारसी में मीनिंग लिमेंट ही था कि मैं दुखी हूं, तूने मेरे साथ ये किया, वो किया, वो किया। मगर जो अगली गजल हमने चुनी है वो गालिब की सबसे ज्यादा गाई हुई गजल है, जिसे बेगम अख्तर ने गाया, जिसे के.एल. सहगल ने गाया, जिसे तलत महमूद ने गाया, जिसे
जगजीत सिंह ने गाया, और वो एक सवाल है अपने दिल से कि दिले नादा तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है। मैं इस गजल से जुड़ी हुई एक मजेदार घटना आपको सुनाऊंगा, मगर गजल के बाद, अभी नहीं। तो लीजिए गजल सुनिए। दिले नादा तुझे